हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष पांडे है और मैं आपको भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के संबंध में पढ़ाऊँगा। आज चूँकि मेरा पहली क्लास है मेरी, तो केवल आपको भूगोल और पर्यावरण के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो जनरली बच्चे भूगोल का मतलब केवल पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील इतना ही समझते हैं और पर्यावरण को भूगोल से बहुत लोग अलग समझते हैं, जबकि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। पर्यावरण का अध्ययन बगैर भूगोल के अध्ययन के आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं आज आपको पहली बात तो है कि भूगोल के बारे में समझाता हूँ और फिर आपको पर्यावरण के बारे में समझाऊँगा। तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। जब आप भूगोल का अध्ययन पूरी तरह कर लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि 80% सिलेबस पर्यावरण का ऑलरेडी आपका कंप्लीट है और 20% आपको कुछ अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि हम भूगोल क्या है, पर्यावरण क्या है, इस चीज़ को जानें। उसके अंदर सिलेबस क्या है, क्या कंटेंट है, किन किन कंटेंट को हमें पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का प्रारूप कैसे होता है, हम कहाँ अक्सर गलतियाँ करते हैं, इन चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कंपटीशन फाइट करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियर तरीके से जानें। प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों को समझना एक बात है, जवाब देना बिल्कुल दूसरी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि नासमझ की वजह से आसान क्वेश्चन गलत होते हैं और वहीं पे जो है हम पीछे रह जाते हैं, रेस में हम पीछे रह जाते हैं अक्सर। तो परिभाषा में हम चलते हैं। भूगोल क्या है? कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ तो डेफिनेशन भी भूगोल का कोशिश तो करते हैं, वो जानते भी हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ भूगोल है क्या। पहली बात तो भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। यहाँ पे मैंने भूगोल लिखा है, एक्चुअली में यह है विज्ञान, क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। इसका मतलब यह है कि भूगोल का अध्ययन हम क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ही करते हैं। बगैर क्षेत्र के आप भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते। किसी न किसी क्षेत्र के आधार पर ही आप मानव का संबंध स्थापित करते हैं। तो भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं मानव के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में क्षेत्र में रहने वाले लोगों का उस क्षेत्र से कैसा संबंध है, इसको हम जानते हैं। अब जब हम कहते हैं क्षेत्र, तो क्षेत्र का मतलब क्या है? पूरी प्रकृति, पूरा नेचर मैन रिलेशन कैसा है। सपोज उत्तर प्रदेश को हम ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, आप तीनों को अलग देखेंगे तो तीनों में मानवीय संस्कृति, मानवीय सेटअप, उनकी आर्थिक गतिविधियां, बोलचाल, भाषा, खान पान बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की प्रकृति बदल गई। प्रकृति बदल गई तो मानव का संबंध प्रकृति से बिल्कुल अलग हो गया। तो जब हम इन चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं तो आसानी से क्वेश्चनों को पकड़ बनने लगता है और क्वेश्चन आप समझे कि आंसर आपका सही हो। मुख्य बात ये है। अब आपको देखें कि प्रकृति में क्या क्या शामिल है, और जब हम कहते हैं मानव, तो मानव में क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं और कैसे उनके बीच संबंध स्थापित होता है। तो देखिए, प्रकृति, नेचर, प्रकृति का मतलब हो गया पहली बात तो स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैव मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, और इन्हीं को सामान्यतः हम कहते हैं भौतिक भूगोल। कहते हैं ना, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो ये भौतिक भूगोल के आयाम हैं, पहलू हैं। अब आप देखें स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? यह है पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील, जिसको सामान्यतः हम भूगोल समझते हैं।
पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ एक्सेट्रा, ये चीज़ें स्थल मंडल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर है जल मंडल, इसमें आप देखें महासागर, सागर, खाड़ी, चैनल आदि, ये महासागर से संबंधित चीज़ें हम पढ़ते हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से देखिए जो है वो है मौसम और जलवायु के तत्व। मौसम और जलवायु के तत्व, तो मौसम और जलवायु के तत्व का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, रेनफॉल है, मतलब तापमान है, दाब है, वर्षा है, और पवने हैं, चक्रवात है, बादल है, ये सब वायुमंडल से संबंधित चीज़ें हैं, हम इनका अध्ययन करते हैं। फिर आता है जैव मंडल। जैव मंडल में जो चीज़ें आती हैं उसमें है जीव जंतु एवं वनस्पति। अब आप देखें, ये हुआ नेचर, जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम नेचर के हिस्से हैं, एक हिस्से हैं हम। मानव जो है जैव मंडल का ही एक हिस्सा है, तो खुद भी हम उसके अंग हैं, मगर हम अपने को बाहर कर लिए और बाकी सब के साथ हमारा क्या संबंध है इसका हम अध्ययन करते हैं, तब जाकर होता है वो भूगोल। अब आप समझें आप कि अभी तो एक पक्ष में बता रहा हूँ कि इतना विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तब हम प्रकृति को जानेंगे। तो आपके प्रश्न जो आते हैं वो स्थल मंडल से भी आते हैं, जल मंडल से आते हैं, वायुमंडल से आते हैं और जैव मंडल से आते हैं। और जब हम कहते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण क्या भैया, यही आवरण है, पर्यावरण, मानव को चारों तरफ से घेरे हुए आवरण, किसका, प्रकृति का। तो हम जब तक इनको ना पढ़ लें पर्यावरण को कैसे जान पाएंगे। इसलिए मैं टॉपिक को एक साथ लेके बता रहा हूँ आपको कि भूगोल और पर्यावरण सेपरेटेड नहीं है। जो भूगोल को नहीं समझ पाया वो पर्यावरण को कतई नहीं समझ सकता। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, तो आपको भूगोल समझना होगा पहले। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप भूगोल पढ़ लें, इसके बाद मैं पर्यावरण में आऊँगा तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। तो जैव मंडल में पूरी वनस्पति जगत पढ़ेंगे आप, जितने बायोम हैं, जितने प्रकार के आप वन कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे, सब यहाँ पढ़ेंगे, जितनी वनस्पतियाँ होती हैं, और जीव जंतुओं का संबंध पढ़ेंगे उससे। तो जब तक आप वायुमंडल, जलवायु को नहीं समझोगे, वनस्पति को नहीं समझोगे। भाई सदाबहार वर्षा वन केरल में मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कुछ तो कंडीशन होगा, क्योंकि क्षेत्र बदल गया। उत्तर प्रदेश में वही वनस्पति नहीं पाई जा सकती जो केरल में पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नेचर ही ओवरऑल केरल से डिफरेंस है। यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट नेचर है यहाँ पे। वहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, इतना वर्ष भर टेम्परेचर होता है, वहाँ तो सर्दी कभी होती नहीं। और यहाँ तो गर्मी में लू और सर्दियों में शीतलहर। तो आप वैसे ही वनस्पति यहाँ कैसे पा सकते हैं जो केरल में मिलेगी। तो निश्चित तौर पे अगर वनस्पति का स्वरूप बदला तो जीव जंतुओं का स्वरूप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि बकरी तो घास खाएगी, झाड़ियाँ खाएंगी, भेड़ बकरी, गाय जो है घास खाएगी, जिराफ पत्ता चुगेगा, समझ रहे हैं ना। तो सबका अपना आहार विहार है, इसलिए ये वातावरण बदलने से व्यवहार भी क्या होता है, बदल जाता है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ज्योग्राफी में एक पक्ष प्रकृति का पढ़ते हैं, दूसरा पक्ष हम मानव का पढ़ते हैं। तो अभी हमने प्रकृति के संदर्भ में मैंने लिखा। अब देखो, मानव की जब बात करता हूँ तो मानव के संदर्भ में हम क्या पढ़ते हैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो एक तो हो गया आपका प्रकृति, प्रकृति मतलब भौतिक भूगोल। और अब आपको मैं बताऊं कि मानव का मतलब है कि मानव और उसकी गतिविधियां। मानव खुद भी एक संसाधन है। भूगोल क्षेत्र बदला तो मानव भी बदल रहे हैं। आप देखें कि पंजाब हरियाणा का आदमी वैसा नहीं है जैसा ईस्टर्न यूपी का है, समझ रहे हैं ना। और उत्तर भारत का आदमी वैसा नहीं है जैसा दक्षिण भारत का है। आप राजस्थान के आदमी की तुलना आप बंगाल से या असम से नहीं कर सकते।
आप और देखें पूर्वोत्तर के राज्यों में मानव का स्वरूप बिल्कुल अलग है, उसकी प्रजाति अलग है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी में मानव प्रजातियां बिल्कुल भिन्न है। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण भूगोल और पर्यावरण भी है। हालांकि प्रजाति में अंतर का संबंध, सीधे संबंध आनुवांशिक लक्षणों से होता है, लेकिन सांस्कृतिक और भौगोलिक बदलाव से भी उसमें प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है, मैं आपको बताऊं कि जो यूरोप में हैं वो भी आर्य ही उनके वंशज थे, वो भी आर्यन हैं, और हम भी आर्य हैं, हम भी आर्य हैं, मगर वो कहते हैं कि हम प्योर आर्य हैं, क्योंकि उनमें जो है परिवर्तन बहुत कम हुआ। जिस क्षेत्र से वो गए नॉर्थ की ओर यूरोप में, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु में बहुत अंतर नहीं था, इसीलिए उनमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन भारत में जो आर्य आए, वहाँ खान पान, रहन सहन और जलवायु पूरी तरह अलग है, इसलिए बदलाव हो गया। और हम जो है, हमारी जो प्रजाति है और उनकी जो प्रजाति है वो एक ही है, जिसको काकेसाइड कहते हैं। आर्य जो थे काकेशियन क्षेत्र से आए थे, तो काकेसाइड कहलाते थे, और हम भी काकेसाइड हैं, आर्य हैं। मगर देखो कितना अंतर है अंग्रेज़ों में और हमारे में, कितना अंतर है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र में अंतर आ गया, जलवायु में अंतर आ गया, खान पान में अंतर आ गया। तो निश्चित तौर पे एक लंबे समय के बाद आपका शारीरिक या मनोवैज्ञानिक लक्षण भी बदलते हैं। तो मानव में जब मैं कहता हूँ तो मानव का मतलब है, देखो एक तो मानव संसाधन ही है, मानव सबसे बड़ा संसाधन है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मानव का ज्ञान है तभी संसाधन है। मानव संसाधन जिसको हम जनगणना के रूप में पढ़ते हैं, ये एक हिस्सा है। अब देखो कृषि, मानव ही तो कृषि कर रहा है ना, कृषि। फिर आपका खनिज, खनिज हालांकि संसाधन का हिस्सा है। उद्योग, व्यापार, परिवहन, आपका कृषि, खनिज, उद्योग, व्यापार, परिवहन, ये सब चीज़ें क्या हैं, मानवीय गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। और ये सब मानवीय गतिविधियां किस पर निर्भर है, आप बताइए? प्रकृति पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। दक्षिण भारत में धान बहुत होता है, पूर्वी भारत में, बिहार में या ईस्टर्न यूपी में, बंगाल में धान बहुत होता है। वहाँ जूट भी होता है बंगाल में। क्यों होता है? यहाँ तो जूट नहीं हो रहा। पश्चिम में, पश्चिम में गेहूँ बहुत होता है, गन्ना बहुत होता है। क्यों? प्रकृति अलग है, उतनी बारिश नहीं है यहाँ पे, इतना कि बारिश नहीं है, वैसी कांप मिट्टी नहीं है कि आप जूट उगा लोगे, वैसे उतना पानी नहीं है कि आप धान साल भर आप उगा लोगे, क्योंकि यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वो गेहूँ के लिए फेवरेबल है, तो यहाँ गेहूँ होता है। तो कृषि पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। आप जाके राजस्थान में गेहूँ, पश्चिमी राजस्थान में गेहूँ नहीं उगा सकते, बाजरा ही उगाओगे, ज्वार ही ज़्यादा उगा लोगे, मगर धान और गेहूँ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति सपोर्टिव नहीं है। मानव की उस गतिविधि के लिए वहाँ की प्रकृति सपोर्टिव नहीं है, इतनी बारिश ही नहीं है वहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 40 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, आप बाजरा ही तो उगा सकते हैं। तो कृषि का स्वरूप किस पर निर्भर है? प्रकृति का। मतलब मानव का संबंध, मानव का व्यवसाय कैसा होगा, किससे निर्धारित हुआ? प्रकृति से निर्धारित हुआ। तो क्षेत्र जैसे बदला, मानव का संबंध बदल गया। आप और उत्तर सर्दी में भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर यूपी में, उत्तराखंड के निचले भागों में आप गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो पहाड़ी वाले और क्षेत्रों में जाओगे जहाँ टेम्परेचर और कम हो जाता है, तो वहाँ जौ और जई बोया जाता है, फिर गेहूँ वहाँ सर्वाइव नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो कृषि हो, खनिज भी चट्टानों पर आधारित है, तो जैसे जहाँ चट्टानें हैं वैसे खनिज मिलेगी। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोयला नहीं खोद सकते, आप हीरा नहीं निकाल सकते, सोना नहीं निकाल सकते, यूरेनियम नहीं निकाल सकते, मगर कहीं हो रहा है। झारखंड खनिजों में समृद्ध है, उत्तर प्रदेश कृषि में समृद्ध है। प्रकृति यहाँ की कुछ है, वहाँ की कुछ और है। आप देखें उद्योग, उद्योग कहाँ पे कैसा होगा ये निर्भर करता है कि प्रकृति में क्या संसाधन मिल रहा है हमें। अगर यहाँ गन्ना ना हो तो चीनी मिल ना हो, अगर छत्तीसगढ़ में धान ना हो तो राइस मिल ना हो, अगर झारखंड में लोहा और कोयला ना हो तो आयरन और स्टील कंपनी ना हो। तो सब कुछ
किससे तय हो रही है? मानव का संबंध किससे आप तय कर रहे हैं? प्रकृति से कर रहे हैं कि प्रकृति कैसा है। फिर व्यापार भी वैसा ही होगा, जैसा उत्पादन होगा वैसा व्यापार होगा। परिवहन देखें आप, परिवहन आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, सरकार वहाँ पे सब्सिडी देती है। किस चीज़ के लिए? हवाई जहाज़ में यात्रा करने के लिए, क्योंकि इतना इनकम तो है नहीं कि वहाँ के लोग हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकें। तो सब्सिडी वहाँ क्यों सरकार देती है? क्योंकि घने जंगल हैं, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे आप रेल ट्रैक या सड़कें नहीं बना सकते इतना आसानी से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे या हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से आना जाना करना पड़ेगा उन जगहों पे। इतना फिजिबल नहीं है रोड बनाना या रेल बनाना। तो आप देखें बहुत से ऐसे जैसे देश हैं, इंडोनेशिया को मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया में वायु परिवहन बहुत प्रचलित है। क्यों प्रचलित है वायु परिवहन? क्योंकि 13,000 द्वीपों का समूह है, समुद्र में है, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। आप ना तो रेल से जोड़ सकते हैं ना तो सड़क से जोड़ सकते हैं। इतने बड़े बड़े आप समुद्र में पुल कैसे बनाएंगे? महंगा पड़ेगा। तो लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने के लिए हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं। सरकार वहाँ पे सब्सिडी देती है। किससे तय हुआ? उनकी क्षमता नहीं है अमेरिका जैसे कि हवाई यात्रा वो करते रहें, कि जैसे न्यूयॉर्क से आपको कहाँ जाना, कैलिफोर्निया जाना है, पूर्व तट से पश्चिम तट जाना, तो वहाँ लोग अप डाउन कर रहे हैं क्योंकि इनकम लेवल बहुत बढ़िया है, भले दूरी ज़्यादा है, वो जा रहे हैं और आ रहे हैं। हालांकि वहाँ सड़कें भी है, रेल रूट भी है, लेकिन टाइम बचाने के लिए। मगर इतना इनकम लेवल नहीं है इंडोनेशिया के लोगों को, लेकिन फिर भी हवाई परिवहन ही वहाँ पे, वायु परिवहन ही प्रचलन में है, क्योंकि वहाँ पे जो नेचर है वो सड़क और रेल के अनुकूल नहीं है, लेकिन लोगों को तो आना जाना है, इसलिए प्रयोग। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि भूगोल केवल और केवल भौतिक भूगोल नहीं है, या केवल स्थल मंडल का अध्ययन नहीं है कि अरे यार नदियाँ पढ़ लिए, पर्वत पठार मैदान और झील पढ़ लिए तो भूगोल हो गया। इसलिए भूगोल इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी है। अगर आप भूगोल पर बेहतर पकड़ बना लें तो आप देखें कि आप कृषि, परिवहन, उद्योग, व्यापार, आप वनस्पति, जीव जंतु और पूरे पर्यावरण का भी आप अध्ययन कर लेते हैं। तो ओवरऑल किसी भी कंपटीशन में भूगोल से आप देखें, अगर आप स्थल मंडल बस को ना जानें, पूरा होलिस्टिक अप्रोच देखें, तो भूगोल से क्वेश्चन बहुत आते हैं और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेचर के आप हिस्से हैं, नेचर को आप जानना समझना चाहते हैं, तो इससे बेहतर अवसर आपको कहाँ मिलेगा? तो मेरे साथ आप भूगोल पढ़िए, भूगोल की यात्रा करिए, पर्यावरण साथ में पढ़िए। पर्यावरण के हम हिस्से हैं, हम उसके एक अंग हैं, एक अंश हैं। तो पूर्ण को पढ़िए, पूर्ण को जानिए, तो शायद पर्यावरण में हमारा सहयोग भी हो सके उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने में। तो आज मैं आपको परिचय दे रहा था भूगोल के बारे में। ये तो हुआ भूगोल के बारे में। भूगोल की परिभाषा, उसके आयाम, एक है प्रकृति, दूसरा है मानव। उसके आयामों को मैंने विस्तार से आपको बताया। अब हम चलते हैं पर्यावरण के संबंध में, थोड़ी आपको बताता हूँ, तब आपको पता चलेगा कैसे ये जुड़े हुए हैं और हमें क्या अलग चीज़ें कुछ पढ़नी होती हैं। तो पर्यावरण, एनवायरनमेंट, पर्यावरण मेरे ख्याल से 5th 6th पढ़ने शुरू कर देते हैं। परिधन आवरण, परि मतलब चारों तरफ से, आवरण जिससे ढका हुआ है। कौन? मुख्य तत्व मानव ही है। हालांकि जैविक तत्वों में पूरे प्राणी जगत शामिल है, मानव भी है, लेकिन मानव को ही इतना अहम क्यों मान लिया गया? एक समझने लायक बात है। इसलिए समझा गया क्योंकि मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने वातावरण से प्रभावित भी हो रहा है और प्रभावित कर भी रहा है। पूरा बदल दिया, देख रहे हो, जंगल को सपाट करके बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें खड़ी कर दिया। हर जगह आप देखें, सिलिकॉन वैली है, बड़ी बड़ी सिटी हैं, वहाँ कभी जंगल होते थे। इवन कि आज जहाँ दिल्ली मुंबई है, कभी वो भी जंगल रहे होंगे, छोटी छोटी बस्तियाँ रही होंगी, फिर धीरे धीरे कस्बा बने, कस्बा से फिर नगर बने, महानगर बने, आज बृहद महानगर बने हुए हैं। अब आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस है, किसके कारण से है? मानवीय गतिविधियों के कारण से है। तो मानव मुख्य तत्व है। तो हम पर्यावरण को अगर परिभाषित करने की कोशिश करें तो देखिए क्या है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कई प्रकार के डेफिनेशन आएंगे।
पर्यावरण मानव को चारों तरफ से घेरे हुए वह आवरण है जो मानव द्वारा प्रभावित होता है एवं मानव को प्रभावित करता है। पर्यावरण मानव को चारों तरफ से घेरे हुए वह आवरण है जो मानव द्वारा प्रभावित होता है और खुद भी मानव को प्रभावित करता है। अगर सर्दी ना आए तो हम फिर वूलन कपड़े क्यों पहने? हमारा खान पान क्यों बदल जाता है? गर्मी आते ही हमारा खान पान पहनावा बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आवरण बदल गया, चारों तरफ जिससे हम घिरे थे वो बदलेगा। तो मौसम और जलवायु बदला तो हमारा रहन सहन खान पान क्या हो गया? बिल्कुल बदल गया। पर्वतीय क्षेत्र का आदमी वैसे ही व्यवहार नहीं कर सकता जैसा मैदानी क्षेत्र का आदमी होता है। जहाँ जल स्रोत होते हैं वहाँ निवास करने वाला आदमी वैसा ही व्यवहार नहीं कर सकता जैसे मरुस्थल में लोग रहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो पूरा का पूरा जो पर्यावरण है, जो मैंने आपको भौतिक भूगोल बताया, वही तो आवरण है। तो इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि पर्यावरण को हम दो रूपों में बांट के ही अध्ययन करते हैं। एक है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। अब आप देखें, ये पर्यावरण पूरी की पूरी भूगोल ही तो है। पूरी तरह आप जब तक भूगोल को नहीं जानेंगे भौतिक पर्यावरण को कैसे जानेंगे? अभी मैंने जो आपको बताया, मतलब प्रकृति जो है, नेचर है, नेचर का अध्ययन ही भौतिक पर्यावरण है। और भौतिक पर्यावरण मानव के रहन सहन, खान पान, व्यवसाय सबको प्रभावित करेगा। तो उससे एक नया पर्यावरण बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक पर्यावरण। जैसे आप समझिए कि एक गांव है, गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब शहर में जाता है तो क्या उसके रहन सहन वैसे ही होते हैं कि बदलता है? बिल्कुल बदलता है। तो जो बदलता है वही है कल्चरल एनवायरनमेंट। यहाँ की परिस्थितियों से जो बदल गया मानवीय रहन सहन, खान पान, व्यवहार, उसका व्यवसाय, वो है सांस्कृतिक पर्यावरण। और सांस्कृतिक पर्यावरण ने नेचुरल पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो जो मैंने आपको बताया कि 80% पर्यावरण के सिलेबस तो कवर हो ही जाने हैं। जो 20% आपको अलग से पढ़ने होंगे, वो जो कल्चर, सांस्कृतिक पर्यावरण की वजह से जो नई नई चीज़ें आई हैं, जन्म ली हैं समस्याओं के रूप में, उन्हें आपको अलग से फिर पढ़ना होता है। वही बस कोर्स आपका अलग होता है। लेकिन आप देखें कि आप पर्यावरण को तभी जान पाएंगे जब आप उसके भौतिक पर्यावरण को समझेंगे। तो मानव वो चारों तरफ से घेरा कौन है? प्रकृति ने, भौतिक पर्यावरण ने। भौतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव की गतिविधियों पर पड़ता है और एक नया पर्यावरण जन्म लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण। और इस सांस्कृतिक पर्यावरण से पर्यावरण और मानव के संबंध बिल्कुल बदलते हैं। सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। अब कैसे सकारात्मक कैसे होगा कि सपोज आप किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में चले गए या अर्धशुष्क क्षेत्र में चले गए, आपने नहर वगैरह, नहरें बिछा दी भाई, पानी का स्रोत बना दिया, खेती करने लगे, पेड़ पौधे लगाने लगे, तो वहाँ हरियाली आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल मानव नकारात्मक
पर्यावरण को नकारात्मक प्रभाव देता है, ऐसा नहीं है। वो निर्भर करता है उसकी गतिविधियाँ कैसे हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं या उसके प्रतिकूल हैं। तो इस प्रकार से देखें आप कि भूगोल और पर्यावरण हम साथ साथ में पढ़ें, भूगोल को बेहतर तरीके से जानें तो बहुत कुछ चीज़ें हम जान सकते हैं। ये आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है। आपको मैं केवल भूगोल और पर्यावरण के सिलेबस, उनके आयाम, उनकी परिभाषा के संबंध में बताना चाहता था। अब आप देखें, जब हम भूगोल पढ़ेंगे, एक चीज़ और, तो भूगोल में जो चीज़ मैंने बताया सारे आयाम हमें पढ़ने हैं, लेकिन दो परिप्रेक्ष्य में पढ़ने। क्षेत्र भी हम अगर डिवाइड करें तो बहुत क्षेत्र होगा। देखो अब कैसा है, एक तो है पूरा विश्व, पूरा एक विश्व क्या है, एक क्षेत्र है। अगर हम मान लें तो विश्व का भूगोल भी पढ़ते हैं, लेकिन विश्व में महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीप हैं, उनको हम कहते हैं रीजनल बेसिस पर अध्ययन करना, क्षेत्रीय अध्ययन करना। क्षेत्रीय अध्ययन मतलब विश्व का क्षेत्रीय अध्ययन, इसका मतलब हो गया महाद्वीपों का अध्ययन, अलग अलग महाद्वीपों का अध्ययन। लेकिन जब हम अलग अलग महाद्वीप का अध्ययन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भूगोल किसी पहलू को छोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हम सपोज लिए अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका में पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ पढ़ते हैं ना। फिर अफ्रीका में जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसे हैं, संसाधन कैसे हैं, मानवीय रहन सहन कैसा है, जनजाति हैं, फॉरवर्ड हैं, कैसे हैं। आप सुने होंगे पिग्मी है, आपका क्या कहते हैं मसाई है, ये जनजातियां हैं, इनका कैसे रहन सहन है। तो देखो मानवीय सेटअप भी पढ़ेंगे और फिजिकल सेटअप भी पूरा पढ़ेंगे, भौतिक आयाम भी पढ़ेंगे और मानवीय आयाम भी पढ़ेंगे, एक एक महाद्वीप का अलग अलग जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो एक है क्षेत्रीय अध्ययन में महाद्वीपों का अध्ययन, दूसरा है फिर हम पढ़ेंगे क्षेत्र में भी एक महाद्वीप ले लिए एशिया, और एशिया में भी किसको ले लिया हमने, भारत। तो एशिया एक क्षेत्रीय अध्ययन ही है और एशिया में हमने किसको ले लिया, भारत। तो फिर वो भारत का भूगोल हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि भारत का भूगोल में जब हम पढ़ते हैं तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, उद्योग, कृषि, ये सब पढ़ते हैं ना, परिवहन, वही चीज़ आ गया। तो कोई अगर हम यूपी भी लेंगे तो यूपी में भी यही पढ़ेंगे। यूपी का अगर हम मेरठ में ले लेंगे तो मेरठ में भी यही चीज़ पढ़ेंगे कि इसका भौतिक पर्यावरण कैसा है, फिर मानवीय पर्यावरण कैसा है। तो हर जगह आप देखें क्षेत्र के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अनुसार ही अध्ययन किया जा रहा है। बगैर क्षेत्र के आप कैसे अध्ययन कर लेंगे। तो किसी न किसी क्षेत्र को ध्यान में रख के उस क्षेत्र के भौतिक और मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको अपने पास एटलस रखना होगा, क्योंकि मैं हालांकि फिगर बना के आपको बताऊंगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ हैं उससे आपको देखने में सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे हर चीज़ बोर्ड पे बना के बताना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ आप एटलस अपने पास रखें। कोई भी एटलस लें, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, महाद्वीप होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इसमें समझाऊंगा एक एक करके। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के दोनों पहलू पढ़ेंगे। उसमें आपका विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये चीज़ें होंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण। तो थैंक यू। आज का ये जो परिचय था मेरा क्लास परिचय का, वो आज पूरा हुआ। जब मैं सिलेबस में जाऊंगा क्लास 1 से, तो नेक्स्ट डे हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।